नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। हम आज फिर से बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और लेक्चर नंबर 11 की बात होगी अब। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे थे, लेक्चर नंबर 10 में। और अब हम आगे देखते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर के बारे में, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है ये आपको नीट के पर्पज से भी और बोर्ड के पर्पज से खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको आप समझिए। तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो कुछ ना कुछ मेजर करता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करेगा क्या, तो विच इज यूज टू मेजर द ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एनी अननोन सेल। तो जो भी आप सेल के बारे में जानते हैं अभी तक, उस सेल का ईएमएफ वैल्यू क्या है उसको मेजर करेगा। साथ ही आप इसकी सहायता से वो जो सेल है उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। सो हम लिखते हैं द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एनी अननोन सेल इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। ठीक है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट थ्रू इटसेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप पोटेंशियोमीटर वायर को यूज करते हैं तो पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होने देता थ्रू इटसेल्फ एंड इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल वोल्ट मीटर की तरह वर्क करता है। तो जो भी सेल आप इसमें, जिस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके थ्रू आप ऐसे कह सकते हैं कि इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो उस सेल के थ्रू कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होने देता है पोटेंशियोमीटर। और एंड इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से आइडियल वोल्ट मीटर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा आइडियल वोल्ट मीटर का एग्जांपल है और पोटेंशियोमीटर ऑप्शन में है, तो फिर वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके प्रिंसिपल पर बात करते हैं। कुछ इसका प्रिंसिपल लिखना होता है बोर्ड में, अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए पोटेंशियोमीटर वायर को, पोटेंशियोमीटर को, इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें उसका आपको प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सारा चीज, फिगर, सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से काम करेंगे। तो चलिए प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल इसका हो जाएगा व्हेन देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू एन यूनिफॉर्म वायर। हमें पता है कि अगर किसी वायर के थ्रू अगर आप एक करंट को फ्लो करवाते हो, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इटसेल्फ। तो उसका जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मतलब कि डिस्टेंस आप कितना आगे चले गए, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए पोटेंशियोमीटर वायर होता और इसके थ्रू हमने कोई करंट को फ्लो करवा दिया। अब मान के चलिए इसके अक्रॉस, इस एंड से लेके इस एंड तक का 10 वोल्ट का मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर मैं आधी लंबाई तक आ जाऊं तो 5 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। अगर मैं आधे से ज़्यादा चला जाऊं तो 5 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ जाऊंगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा, जितना कम लेंथ आऊंगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो यही बेसिक सी प्रिंसिपल है जिसको हम लोग यूज़ करके ये पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म है जो याद रखेंगे, डिफाइंड एज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। मतलब 1 यूनिट लेंथ अगर आप वायर पे मूव करते हैं तो पोटेंशियल में कितने का ड्रॉप आ जाता है, वही हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझते हैं। तो इसमें एक यूनिफॉर्म वायर एंड यूनिफॉर्म वायर नोन एज पोटेंशियोमीटर वायर, एक यूनिफॉर्म वायर ली जाती है जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, जो ए बी से आपको फिगर में दिखाया गया। ए बी कहाँ पर है, तो आप देखिए, जब आप एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को देखोगे वो आपको इस तरह से, ए बी जो है बहुत बड़ी वायर होती है। ये इस तरह से ऐसे 1 मीटर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, फिर 1 मीटर ऐसे, इस तरह से ये कॉपर के स्ट्रिप लगा देते हैं। इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो एकदम कंडक्टर की तरह ही बढ़िया काम करता है। तो यहाँ से यहाँ वायर जोड़ दिया, फिर उसी तरह से ऐसे लेकर के आ गए, है ना। तो जितना लंबा वायर अगर आप यूज करेंगे एज ए पोटेंशियोमीटर वायर, आपका इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी उतना बढ़िया होगा। मतलब कह लीजिए कि कम से कम ईएमएफ को भी वो मेजर कर सकता है ना, आराम से। तो इस तरह की बात होती है। तो यहाँ पर ये ऐसे, तो हमने जो ये बनाया है यहाँ पे, ये अगर 1 1 मीटर का है, यहाँ पर 1 मीटर रॉड, मीटर स्केल लगा देते हैं। तो 1 मीटर का मान लो, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर का यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर वायर दिखाया जा रहा है। इस तरह से 10 10 मीटर तक का हो सकता है, वो डेट डजेंट प्रॉब्लम। फंक्शन, कंस्ट्रक्शन,
जो है, अगर आप इसको सिंपल वे में देख सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी इसे एक सिंपल वायर को भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसे ही कह देंगे कि वही पोटेंशियोमीटर वायर है ना। तो ये दिखाने के ये एक्चुअल अरेंजमेंट है कि जब आप लैब में जाओगे तो इस तरह से 5 मीटर 10 मीटर 20-20 मीटर तक का आपको वायरिंग किया हुआ मिल सकता है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो ईएमएफ होंगे उनको निकाल सको, कम रेंज का भी ज़्यादा रेंज का भी, ये चीज़ है। तो डिपेंड करता है वायर की लंबाई क्या है। तो ये इस तरह से है। अब देखिए, तो ए बी आपने देखा, यहाँ से लेकर के इस तरह से यहाँ तक ये पोटेंशियोमीटर वायर कहलाता है। तो ए बी इज टेकन एंड ए नोन सेल ऑफ ईएमएफ ई इज अप्लाइड अक्रॉस इट। एक नोन सेल जिसका ईएमएफ आपको पहले से पता होना चाहिए, 10 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 4 वोल्ट हो, डजंट मैटर, लेकिन वो जो भी वो पता होना चाहिए उसको आप ये लगाते हैं। एक तरह से सोर्स सेल कह सकते हैं इसको, तो वो आप लगाते हैं। ये रियोस्टेट हो गया जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, आपको इसमें करंट ज़्यादा करना है कम करना है उसके हिसाब से इसको यहाँ वहाँ एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब आप करंट को फ्लो करवाओगे तो ये जॉकी हो गया, ये जॉकी को यहाँ पे टच करा देना है। जहाँ पर भी ज़्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम कर देना है, कम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देना है, इस तरह से। और ये आमीटर लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे हाँ कितना करंट चाहिए, उस हिसाब से ये मेजर कर सकें। अब यहाँ पे इसको लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, और आमीटर आपको रीडिंग दे देगा कि ये इस वायर में आपने कितने का करंट दौड़ा दिया, ठीक है। चलिए, तो इस वायर के अलोंग क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा लेंथ आप कवर करोगे उतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो AB is taken and a known cell of EMF is applied across it such that a constant current flows through the wire। तो आप जान रहे हैं ये सब अरेंजमेंट करने से constant current flow हो जाएगा and a constant potential drop is developed। constant potential drop भी develop होगा along the length of the wire itself, ठीक है। अब the cell of unknown EMF E, यहाँ पे देखिए ये unknown EMF वाला सेल है, is connected at one end, ये वाला A से हमने कनेक्ट कर दिया, ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर अलोंग विथ ए गैल्वेनोमीटर। और आप देखते हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया सेल का, और ये हो गया आपका एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ आप कनेक्ट करते हैं, जो एक जॉकी से लगा हुआ होता है। जॉकी क्या करेगा, एक ऐसे पॉइंट को खोजेगा जहां पर इसका डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाए 0, है ना। तो उसका मतलब होगा कि इसका जितना भी ईएमएफ होगा और इसका ओवरऑल जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो the cell of unknown EMF E is connected at one end A of the potentiometer wire along with a galvanometer G in series with it. The jockey is adjusted such that there is no current through the galvanometer या cell as shown in figure। तो जॉकी को इस तरह से देखना है कि कहाँ पर इसका ड्रॉप होता है। अब मान के चलिए कि ये 10 वोल्ट का है, समझिए बात को। मान लीजिए ये 10 वोल्ट का है और कुछ ऐसा हुआ कि इसके अक्रॉस जो है आपका ये मान लीजिए 12 वोल्ट का है, 2 वोल्ट मान लीजिए इधर कहीं ड्रॉप हुआ, और 10 वोल्ट का ड्रॉप जो है आपको वायर के अंडर में आ गया। तो 10 वोल्ट का ड्रॉप है, 5 मीटर का वायर अगर मान लो मैंने दिया है, तो 2-2 वोल्ट का आपको यहाँ से यहाँ तक में आ गया। अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ हो गया 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक आ गया 4 वोल्ट, और यहाँ से मान लीजिए बीच में एकदम आया, तो कहने का मतलब 1 वोल्ट और, तो 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो और आप देख रहे हैं कि इस जगह पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो सेल हुआ ये 5 वोल्ट का ईएमएफ होगा, तभी ये इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो होने नहीं दे रहा है ना। देखिए यहाँ से जोड़ दिए यहाँ पे इसको, तो ये 5 वोल्ट का बैटरी की तरह काम करेगा कि उधर से करंट भेजना चाह रहा है, और ये खुद 5 वोल्ट का बैटरी इधर से भेजना चाह रहा है, तो दोनों 5-5 क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखलाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि जहां पर भी ये 0 डिफ्लेक्शन दिखलाएगा उतने दूर तक का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ का, ठीक है, ऑफ दिस सेल। सिंपल है। और अगर आपको यहीं पर अब आगे देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में, सेल का आपको इंटरनल रेसिस्टेंस अगर निकालना है, तो सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा शंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, अलग से एक रेसिस्टेंस सेल के पैरेलल में लाके एक स्विच के साथ जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस अनदर नोन रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड पैरेलल टू दिस सेल एज शोन इन फिगर अलोंग विद स्विच एस, तो जैसा दिखाया गया फिगर में, ठीक है। और अगर आपको एक ईएमएफ जैसे आपने पता लगाया कि एक ईएमएफ मान लो L1 के प्रोपोर्शनल आया, तो दूसरा ईएमएफ अगर आएगा तो वो मान लो कोई L2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मैथमेटिकली लिख सकते हो कि E1 जैसे E प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
लेंथ का मतलब समझ रहे हैं आप कि बैलेंसिंग जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वहाँ तक का लेंथ। तो आप कह सकते हो कि E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे और डिटेल में, बाकी और क्लियर होगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। दो सेल का अगर कंपैरिजन करना हो तो आपका जितना भी लेंथ पर वो न्यूट्रलाइज होगा उस हिसाब से आपको वो रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए कि ये 5 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप आया है। टोटल का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का ये था, 2 वोल्ट मान लो इधर कहीं खत्म हो गया, बाकी 10 वोल्ट का वायर के अलोंग, पोटेंशियोमीटर वायर के अलोंग आया ड्रॉप। और अब यहाँ से यहाँ अगर मान लो कि न्यूट्रल पॉइंट हमको यहीं पे मिल जाता तो हम इसका ईएमएफ क्या बोल देते, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना है 2 वोल्ट का, तो हम कह देते कि इसका ईएमएफ भी 2 वोल्ट है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का समझ लीजिए कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के आया हुआ है, मतलब एक सेल की तरह काम कर रहा है उसको। तो मान लीजिए कि ये हो गया हमारा E1, और नीचे से जो ये आप अननोन सेल दिए हुए हैं विथ इंटरनल रेसिस्टेंस नो प्रॉब्लम, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दूं तो आप ही सोचिए कि इस वाले सर्किट में कोई करंट जाएगा, नहीं जा सकता। और देखिए इसी सेल से यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या कहेगा कि कोई भी करंट तो इसमें आ नहीं रहा है, सो आई इज 0। तो हम कह सकते हैं ना कि जितना E1 है उतना ही E है, तभी ये करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो बेसिक बात वही हुआ, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर आएगा जो हम जॉकी से निकाल लेंगे ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, वो कर लेंगे। और वो करने के बाद आपको उतना दूर तक का जो भी ड्रॉप होगा वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ठीक है, तो मतलब कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, बैलेंसिंग लेंथ आप कह सकते हो। यहाँ पे कह सकते हो वेयर L बराबर बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर IG0। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा वहां तक के लिए। तो चलिए इसमें अब देखते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस को उसको कैसे निकालते हैं, तो आइए उस पर बात करेंगे। चलो बच्चों, अब देखो, अब मान लो हमको ये स्मॉल r को फाइंड करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द अननोन सेल को फाइंड करना है। तो कैसे करना है, तो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हम शंट रेसिस्टेंस भी बोल रहे हैं उसको इस तरह से पैरेलल में ला करके लगा देना है। ठीक है, पैरेलल में लाके बस लगा दिया, एक स्विच रखेंगे, उसको अभी फर्स्ट कंडीशन में ओपन रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 1 व्हेन स्विच S इज ओपन। ठीक है, और अब वही बात होगी, बैलेंसिंग लेंथ देखेंगे, इससे ईएमएफ आ जाएगा। तो लेट द बैलेंसिंग लेंथ in this case is L या L1 मान लो। चलो पहला केस था, तो मान लो कि हम लोग का जो भी लेंथ आया वो इस तरह से L1 पर वो बैलेंस कर रहा है, मतलब इसके थ्रू जो करंट है वो 0। ठीक, अब केस 2 में क्या करना है, स्विच को क्लोज कर देना है, स्विच को क्लोज कर देना है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं केस 2 व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। ठीक है, उसको क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने से क्या बात होगी उसको समझना है अच्छे से। देखिए क्लोज करते ही क्या होगा कि यहाँ ये देखिए EMF है और ये R है, और ये तो खैर स्विच ही था, और फिर ये भी R है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बन गया, देख रहे हो, एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बन गया। और उसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें एक करंट दौड़ जाएगा, समझे। तो इसमें मान लीजिए कि कोई करंट स्मॉल I दौड़ गया, इस तरह से एक करंट स्मॉल I दौड़ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दौड़ाना है। अभी इसमें नहीं दौड़ा रहे हम, ऊपर में नहीं दौड़ा रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो कि अभी इधर से भी तो एक मेन करंट आ रहा है ना, ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर में एक कांस्टेंट करंट मान लो I जो कि ये वाला सेल प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी सेल भी इसको बोल सकते हैं, तो वो वाला जो है वो प्रोवाइड कर रहा है I। ठीक है,
अब जैसे ही आप ये जोड़िएगा तो क्या होगा कि इसके अक्रॉस अब ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट, तो पहले तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ ई के बराबर था, अब वो उसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल आ गया आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो भी बनेगा, दो चीज लिख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल तो आप छोटी जगह है तो भी ही रखिए, और उस भी को आप लिखिए ये स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमने दूसरी बात पढ़ा है कि यहाँ पर या डायरेक्टली इक्वल टू ही लगाइए, इक्वल टू ई डिस्चार्जिंग केस में ई माइनस आई आर। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग आई आर ही यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे करके ई माइनस आई आर, ये यहाँ पर ऐसे करके करंट फ्लो होना। चलिए इस करंट को आप फ्लो ऐसे आई करवा दीजिए, कंप्लीट करवा दीजिए, सर्किट में तो कंप्लीट ही रहता है। खैर, तो ये इस तरह से ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाना होगा तो ई माइनस आई आर, ये फ्लो होता रहेगा। तो अभी तो ये भी के अक्रॉस था, तो भी के अक्रॉस था ना, तो अभी जॉकी जो होगा ये अभी पहले ई के हिसाब से सेट था, अब भी के हिसाब से सेट होगा, और भी जो है वो ईएमएफ से कम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी अब कम आएगा। तो जॉकी यहाँ ना लग करके थोड़ा खिसकेगा लेफ्ट साइड में कहीं जा करके, बैलेंस पॉइंट लेके आएगा। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट हमको मान लीजिए थोड़ा इधर खिसक गया, और यहाँ पे हमको न्यू बैलेंस पॉइंट मिल गया, तो हमारी लेंथ चेंज हो जाएगी, L2 हो जाएगा। तो वही हम लिखते हैं कि लेट द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इन दिस केस इज L2। अब नया बैलेंसिंग लेंथ जो हो गया वो L2 हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया L2 हो गया, और ये आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विच इज L2 इज लेसर देन L1, ऐसे कर सकते हो। क्योंकि क्या कभी कभी पूछता है कि जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो जॉकी जो होगा किधर शिफ्ट करेगा, तो आप लेफ्ट साइड को करोगे, जिसका मतलब होगा कि वो जो है जो आपकी लेंथ है वो कम हो जाएगी, ऐसा कर सकते हो कि वो लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बात हो गई। तो इस वाले में तो अभी भी देखिए, इसमें तो अभी भी कोई भी के अलोंग भी के हिसाब से आपका ये एडजस्ट हो गया, तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये सारा का सारा आई अभी इधर ही चला जाएगा। इससे पहले अगर जो कि वहां रहता तो आई का कुछ पार्ट इसमें भी चला आता, और जब वो इसमें आता तो इसके अंदर के स्मॉल आई को डिस्टर्ब करता। ठीक है, लेकिन जब आप इधर से आई जी जीरो कर दीजिएगा तब आप ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो आई फ्लो हो रहा है ये कंप्लीट इस वाले में थ्रू आउट हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपका इक्वेशन भी सही बैठेगा। चलिए, तो उसी से काम भी है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ जो L1 है वो EMF के हिसाब से था, EMF प्रोपोर्शनल टू L1, और ये वाला जो है वो भी के हिसाब से है, भी प्रोपोर्शनल टू L2, एंड दैट भी मीन्स E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं और आई आर भी लिख सकते हैं। तो मैं दोनों से कर देता हूँ, एक बार आई आर से करता हूँ, स्मॉल आई आर विल बी प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले को ध्यान में रखिएगा, इधर ये वाला ध्यान में रखना है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अच्छा यहीं पर E माइनस आई आर भी लिख सकते थे प्रोपोर्शनल टू L2, ये भी तो भी ही है ना, इसको जरूरत पड़ा तो 3 कह देंगे। चलिए पहले फिलहाल 1 2 का देखते हैं, डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं E अपॉन आई आर इज इक्वल टू, ठीक है, L1 अपॉन L2 हो जाएगा, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होगा दोनों जगह आएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। अब देखिए I को क्या लिखना है, तो ये अपने आप में अंदर में एक कंप्लीट सर्किट है, तो I को क्या लिखना है, इसका EMF I जो था उसको क्या लिखना है, I बराबर अब आप लिख सकते हैं जो भी EMF होगा E एंड डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, आराम से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखना है हमको I को E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इंटू कैपिटल R तो पहले से था, दिस इज इक्वल टू
L1 बाई L2। तो EMF तो कट गया, और देखिए नीचे वाला ऊपर लेके चले जाइए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2। और अब यहाँ से आप स्मॉल r आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इधर भाग दीजिए तो 1 हो गया, फिर स्मॉल r बाई कैपिटल R, L1 बाई L2 हो गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, है ना। तो आपका स्मॉल r क्या बना, L1 बाई L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो L1 L2 पता है, और कैपिटल R जो शंट रेसिस्टेंस है वो पहले से पता है, तो हमें स्मॉल r इस तरह से पता चल जाता है। ठीक है, आप चाहें तो नंबर 3 को भी यूज कर सकते थे नंबर 1 के साथ, है ना। I को भी उसी तरह से यूज करना, एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड हो गया, और EMF वगैरह वो सब भी हो गया। इसमें अब देखिए EMF ये तो ठीक है कि प्रोपोर्शनल टू L किया, तो 2 EMF का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आपसे सवाल में ऐसा रहेगा कि EMF का हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। तो एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए फिर हमको जानना पड़ेगा कि इसके थ्रू करंट I जो हमने फ्लो किया उस I के टर्म में आएगा, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या है उसके टर्म में आएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एनालिसिस हम लोग उसको भी करते हैं प्रॉब्लम के थ्रू। तो आइए देखिए और समझिए। हाँ जी बच्चों, तो देखिए इसको, जैसे पहला बहुत ही सिंपल सवाल बात करते हैं, फिगर भी सामने रखते हैं ताकि समझाने में आसानी होगा। ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये फिगर हम यहाँ पे इसलिए रखे हैं ताकि जो क्वेश्चन कह रहा है तो आप समझें कि कौन सी बात किसके बारे में है। देखिए, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर कहा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला वायर जो ए से लेके बी तक यहाँ पर ऐसे गया हुआ है, ये कह रहा है कि ये कितने का है, 10 मीटर का है। तो पोटेंशियोमीटर 10 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 18 ओम। तो कहता है इस पूरे वायर का जो रेसिस्टेंस था हमारा कितना हो गया, 18 ओम दिया हुआ है। कहता है इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट। इसकी बात कर रहा है कि इसको आपने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ये वाले की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो मान लो कि हमने यही इसी के रूप में दिया, तो वो कितना है, 2 ओम का है। ठीक है, अब कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। तो कहता है कि अब देखिए इसके अलोंग, इस वायर के अलोंग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, जो हम जानते हैं क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा काम होगा। पहले तो आप क्या करो, करंट को फाइंड कर लो, करंट I की वैल्यू ले लो। तो करंट I की वैल्यू क्या हो गई, तो सेल में EMF हो गया कितने का, 5 का, बाई टोटल रेसिस्टेंस उठा लो, तो इंटरनल था 2 और आपका ये हो गया वायर का 18। तो 2 और 18 को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, मतलब 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर, इतने का आपका करंट जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर में दौड़ रहा है। तो कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो हो तो गया, ये कितने लेंथ की थी, ये लेंथ था इसका 10 मीटर। तो इस 10 मीटर के अलोंग जो है कितना पोटेंशियल आएगा, तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अलोंग द टोटल वायर। ठीक है, टोटल वायर, टोटल जो वायर है पोटेंशियोमीटर का, उसके अलोंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर का फॉर्मूला चलेगा ना, V बराबर IR। V क्या है, सॉरी I क्या है, 0.25 या 1/4 कहिए, और R क्या है, रेसिस्टेंस, वो हो गया 18 ओम का। ठीक, तो यहाँ से कट करेंगे तो 2 9 टाइम्स, मतलब 9/2 मतलब 4.5 आपका वोल्ट बनेगा। सही है, तो 4.5 वोल्ट का आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। और आपको ये कितने लेंथ के लिए हो गया, ये 10 मीटर के लिए हुआ। तो आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए कितना ड्रॉप हो गया, तो वो निकालना है। तो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट
तो सिंपल है, टोटल का ड्रॉप हो गया 4.5 वोल्ट और टोटल लेंथ क्या हो गया 10, डिवाइड कर देना है तो 0.45 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर बनेगा इसका। समझ गए? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट लेंथ अगर आप मूव करते हो तो कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो 10 मीटर के लिए कितना है निकाल लिए, मतलब पूरे वायर के लिए कितना था निकाल लिए, और 1 मीटर के लिए कितना आएगा तो उस 10 से भाग दे दिया, आ गया। चलिए, ड्रॉप हो गया इस तरह से। तो ये सब कैलकुलेशन पोटेंशियोमीटर वायर के सवाल में अक्सर आपको मिलता है, इसलिए एकदम बेसिक से देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है। ए सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली। तो L1 L2 दे रखा आपको, कहा कि आपको सेल दिया गया, उसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, 110 सेंटीमीटर पर भी कर रहे हैं, 100 पर भी कर रहे हैं, when in open circuit and when short circuit through a resistance of 10 ohm। तो कहता है कि जब ओपन सर्किट में थे, मतलब कि अभी ये वाला स्विच वाली बात आ गई यहाँ पे, तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझना पड़ेगा कि कौन सी बात कही जा रही है। तो ये वाला जो थ्योरी पढ़ा है इसको ध्यान में रखना होगा, इस फिगर को दिमाग में रखिए। तो 110 सेंटीमीटर पर जो बैलेंस हो रहा है वो ईएमएफ के हिसाब से बैलेंस हो रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू एल, देखिए वो ये हो गया। और 100 जो हो गया वो हमने बताया था आपको, जब आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो वो वाला जो क्लोज हुआ है उसके बाद आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपन वाले में आ गया। अच्छा, और कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है, शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 ओम का। तो कहता है जरा इंटरनल रेसिस्टेंस बता दीजिए। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसी आधार पर निकाला हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस का, आप सीधा सीधा चाहे तो रख सकते हैं L1 बाई L2। तो L1 जो बैलेंसिंग लेंथ था 110 बटा दूसरा वाला बैलेंसिंग लेंथ 100, हमेशा ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, सो ध्यान में रखिएगा, कभी भूल जाए तो समझ जाइएगा कि चूंकि इनमें से एक को माइनस करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से बड़ा होना चाहिए तभी माइनस होगा, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं आता कभी। ठीक है, और इंटू आर मतलब 10। तो ये वाला जो हमने प्रूफ किया आपको उसी कॉन्सेप्ट पर ये आ गया सीधा सीधा। तो सॉल्व करेंगे 10 बटा 100 गुना 10, मतलब क्या हो गया 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल है। चलिए इसी तरह और भी प्रॉब्लम्स देखना है आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, इस बार 100 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक, 10 ओम का हो गया पोटेंशियोमीटर वायर जो हो गई वो 100 सेंटीमीटर की हो गई, और 10 ओम उसका रेसिस्टेंस। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेसिस्टेंस एंड ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो इसको देखिए क्या कहता है कि आपने 2 वोल्ट वाले ईएमएफ से आपने कनेक्ट कर दिया और एक रेसिस्टेंस के साथ आपने कनेक्ट किया, तो 2 वोल्ट का यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, और एक रेसिस्टेंस मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, इसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया ये, एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी कुछ काउंट नहीं करना। तो वही होता है, कभी प्रॉब्लम में इंटरनल रेसिस्टेंस ही बोल देता है इसके रूप में, या कभी बोल देता है कि एक्स्ट्रा आपने कनेक्ट किया, तो वो अपना पढ़ेंगे समझेंगे। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। कहा कि यहाँ पर 10 मिली वोल्ट का आपने एक सेल लगाया और उसको आपने 40 सेंटीमीटर पर आपको जो है बैलेंसिंग पॉइंट नजर आता है, 100 सेंटीमीटर का था 40 सेंटीमीटर पर नजर आ गया। तो इसी केस में आया है, स्विच को ओपन ही रखना है और इस तरह से ऐसे। तो कहता है कि फिर बताइए कि वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये क्या था। ठीक है, तो आप एक बार अटेम्प्ट लें फिर मैं ट्राई करता हूँ। तो पॉज करके अटेम्प्ट लेना है फिर मिलाना है। हो गया, तो चलिए मैं सॉल्व करूं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये करंट निकाल लीजिए। करंट की वैल्यू जो आएगी देखिए जरा वो क्या होगा, तो ईएमएफ ई की वैल्यू है 2 वोल्ट, और टोटल रेसिस्टेंस वायर का हो गया 10 का, और जो बोला है ये वाला आर एच निकाल लें,
तो 10 प्लस आर एच को मैं फिलहाल आर ही लिख रहा हूँ क्योंकि उसी को फाइंड करना है आर को। ओके, और दूसरी बात हमें क्या कहा कि जो ईएमएफ है वो 40 सेंटीमीटर पर जाकर के बैलेंस हो रहा है। तो 40 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको वहां तक का आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप फॉर 40 सेंटीमीटर क्या होगा, तो जो भी करंट की वैल्यू है आई है और जो भी रेसिस्टेंस होगा 40 सेंटीमीटर तक का वो चलेगा, उसको मैं R40 लिख रहा हूँ। उस R40 को मैं कैसे कैलकुलेट करूँ उसको देखिए। टोटल रेसिस्टेंस था 10 ओम का और ये था आपको कितने लेंथ के लिए था, 100 सेंटीमीटर लेंथ के लिए था। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए 10/100 हो जाएगा और आपको 40 के लिए निकालना है तो इंटू 40 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 4 ओम। तो R40 की वैल्यू 4 ओम और I की वैल्यू यहाँ पर हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप ये हो गया और ये जो भी ड्रॉप है वो EMF के बराबर होगा, 10 मिली वोल्ट कह रहा है उसको। तो इसका मतलब हो गया कि दिस ड्रॉप इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10-3 और I आपने यहाँ से लिखा हुआ है 2/10 प्लस R एंड R40 इज 4 हो गया। बस एक ही अननोन R है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, R मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, तो ये जो भी आएगा सो आएगा। देख लीजिए, वैसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व कर दिया, R आपको मिल रहा है 790 ओम। क्लियर है, मैच कर लिया, आसान है। एक बार फिर से दोहरा दूं, कह रहा है कि एक 2 वोल्ट का आपने यहाँ पर सेल लगाया हुआ है, 10 ओम का 100 सेंटीमीटर वाला एक पोटेंशियोमीटर वायर लगाया हुआ है और कोई एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। कहता है कि एक दूसरा सेल आप यहाँ पे 10 मिली वोल्ट का आप लगाए, उसको बैलेंस किए, तो बैलेंस आपको मिला कितने लेंथ पर, 40 सेंटीमीटर पर। तो जरा फाइंड कीजिए कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, करंट को फाइंड कर लिया। करंट आराम से निकल जाएगा, जो भी पोटेंशियल यहाँ पर आएगा ईएमएफ की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 10 और प्लस ये वाला आर आ जाएगा, उसको इस आर एच को मैंने आर कहा, ये हो गया। और पोटेंशियल ड्रॉप जो हम लोग को इस ईएमएफ को बैलेंस कर रहा है वो मिला है 40 सेंटीमीटर के लेंथ के अलोंग। तो पोटेंशियल ड्रॉप फॉर 40 सेंटीमीटर जो भी आएगा I गुना R40, मतलब कि 40 सेंटीमीटर तक का रेसिस्टेंस। तो हम जान रहे हैं यहाँ दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर तक का रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, तो 40 का कितना होगा निकाल लेंगे, 10/100 गुना 40 करिए, 4 ओम आ जाएगा। तो R40 4 मिल गया, इसमें रख देना है। यहाँ ईएमएफ की वैल्यू हो गई 10 मिली वोल्ट, जो 10 इंटू 10⁻³ हो गया। I की वैल्यू यहाँ से रख दिया और R40 रख दिया और सॉल्व कर दिया, 790 ओम आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे जरा। क्वेश्चन है AB इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस। तो वही ये जो पोटेंशियोमीटर वायर हुआ ना, उसकी लेंथ दे रखी है इसने 1 मीटर। तो वो उसको क्या किया है, इस तरह के फिगर में आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर को हम लोग ये जो इतना दिखा रहे हैं इधर इधर घुमा के, उसको आप स्ट्रेट वे में भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वही बोला है कि AB जो हो गया वो कितने का है, 10 ओम का है और 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वो वायर है। कहता है अदर डेटा आर शोन इन फिगर। डेटा जैसे कि ये वाला जो प्राइमरी सेल हो गया 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पर के जो रेसिस्टेंस है ये वाला उसको 15 ओम हो गया, है ना, इस तरह से। और ये सब जो भी है यहाँ पे 1.5 वोल्ट का यहाँ पर हो गया, एक रेसिस्टेंस यहाँ भी लगा दिया और एक एक्सटर्नल वाला जो भी था वो उसको यहाँ भी लगा दिया। तो इस तरह से आपको एक इसी चीज को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB भी बताइए और लेंथ AO भी बताइए और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये भी इसने कह दिया है। ठीक है, तो हम लोग अब इस फिगर पर काम करेंगे जो इसी चीज का इस फॉर्म में कन्वर्जन है। तो जरा उसको देखिए आराम से। तो उस फिगर की फिलहाल जरूरत नहीं है हमको, तो उसको हटा देते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर 2 लूप बन रहा है हमको साफ साफ। एक मेन करंट आई आप इसमें ऐसे करके फ्लो करवा लो और दूसरा देखिए ये भी लूप कंप्लीट है, इसलिए यहाँ भी आपको एक करंट मिलेगा, स्मॉल आई कहेंगे, इस तरह से ये स्मॉल आई ये इसी में रह जाएगा। इधर चूंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि IG जो है वो 0 है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई भी गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं चल रहा है। तो इधर से जब कोई इधर से आई करंट जो यहाँ से आया
तो वही आई यहाँ से इंटर कर जाएगा वापस, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, ना ही इधर से कोई करंट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इधर से आता तो फिर उसको जाना पड़ता। तो क्वेश्चन में खुद कहा कि आपने इस तरह से इसको यहाँ पे बैलेंस पॉइंट खोजा हुआ है कि आपको आई जी 0 है, तो इसलिए ऐसे सजा सकते हो। तो दो करंट हो गया, एक कैपिटल आई आपका इस लूप में अपर लूप में चलेगा, लोअर लूप में आपका स्मॉल आई चल रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद आपका मैथमेटिकली आगे कैसे करना है देखिए। तो क्लियर है बच्चों, देखिए यहाँ पे हम लोग कैपिटल आई का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस वाले में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, तो 2 हो गया डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये 15 का था और ये 10 का था, क्वेश्चन में ही कह रहा है यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 10 हो गया, 15 हो गया, जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। 2/25 एम्पियर का आपका इसमें ऊपर में करंट चल रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस होल वायर ए बी अगर निकालना हो कैसे करना है, आई इंटू आर का फॉर्मूला चलेगा। तो आई हो गया 2/25, आर इसका जो भी हो गया 10 हो गया, 2/25 गुना 10 कीजिए, 5 से कैंसिल किया आ गया 4/5 मतलब 0.8। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ही मांगा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि 1 मीटर के हिसाब से कितना हो गया, तो ये 0.8 बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आपका देखिए 1 मीटर ही था, तो 1 से डिवाइड ही कर लिया तो उतना ही रह गया, 0.8 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट में। दूसरी बात, अब हमको क्या कह रहा है यहाँ पे, लेंथ एओ, लेंथ एओ निकालना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, तो देखिए पहले तो ये वाला स्मॉल आई निकाल लेते हैं हम लोग। तो स्मॉल आई हमारा कितना है, तो इसका वाला अपना ईएमएफ 1.5 वोल्ट का हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस देख लीजिए इस वाले में लूप में, तो 1.2 और 0.3, तो 1.5 चला जाएगा ये भी। तो ये 1 एम्पियर का करंट यहाँ भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 एम्पियर का करंट। अब ये जो भी लेंथ होगा यहाँ पर एओ का, वो इसी पोटेंशियल के अगेंस्ट में होगा, इसी पोटेंशियल ड्रॉप के अगेंस्ट में होगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कितने का, तो आई आर से निकाल सकते हैं। ये जो हमारा भी बनेगा वो स्मॉल आई इंटू ये वाला आर, ठीक है, कर सकते हैं इसको, इसके अगेंस्ट चलेगा। तो आई हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो ये हो गया। तो इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ एओ पे होगा, अलोंग एओ कितना का हो गया, आई हो गया आपका 1 एम्पियर और 0.3 का हो गया रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब 0.3 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो 0.3 वोल्ट, तो यहाँ तक के लिए हो गया 0.3 वोल्ट। तो आपका जो था ये पूरे के अलोंग कितना था 0.8 वोल्ट, और आपका 0.3 वोल्ट ये अलोंग लेंथ क्या आएगा ये पता चल जाएगा। तो क्लियरली यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि 0.8 वोल्ट करस्पॉन्डिंग था पूरे लेंथ के लिए, जो कि था आपका 100 सेंटीमीटर ऐसे कह लो। तो 1 वोल्ट आ जाता 100/0.8, और कितना रिक्वायर्ड है 0.3 वोल्ट, सॉरी। तो देख लीजिए थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है। हाँ जी बच्चों, तो फाइनल कंप्लीट कर लीजिए इसको। 0.8 वोल्ट के लिए था हमारा 100 सेंटीमीटर, 1 वोल्ट के लिए 100/0.8 हो जाएगा। तो 0.3 वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं, तो 100/0.8 इंटू 0.3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 300/8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैंसिल किया, तो 4 से डिवाइड किया 75, तो 75 को हाफ कर दीजिए 37.5 सेंटीमीटर, है ना, 37.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो 100 सेंटीमीटर का था ये टोटल, तो 37.5 सेंटीमीटर पर जो है आपका ये बैलेंस पॉइंट आपको जैसा फिगर में है एओ दिखा देगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आई होप कि आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आया हो। तो आप अच्छे से सारे प्रॉब्लम्स को एक बार खुद से भी बना लेंगे, और भी जो आपके बुक में है उस सबको बनाइए, क्लियर कीजिए। तो यहाँ तक था आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जल्दी मिलते हैं आगे के पार्ट के लिए। तो बेसिक पार्ट ऑफ करंट लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब आगे मिलेंगे हम लोग
करंट के अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।